इस कहानी पर कुछ मेरी कलम से। वो जो जाते हैं बस यूं ही चलते हुए, लोग जाने का उनके मनाते हैं गम। साल 2 साल बिस्तर पे पड़ जो गए, बोझ बन के गए खुद पे अपनों पे भी। विवाहित बच्चों के साथ तभी रहना चाहिए जब आपको उनके साथ रहते हुए कोई जिम्मेदारी निभाने की आजादी हो। जहां ये आजादी नहीं होती वहां बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। और बुढ़ापे को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, बड़ी सुंदरता से सुनाती है मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी सांध्य गीत। नेहा शाम 5 बजे से तैयार बैठी थी। आज शनिवार है, सुनील जल्दी आएंगे। शनिवार इतवार 2 ही दिन तो मिलते हैं कहीं जाने के लिए। 5:30 बजे सुनील घर में दाखिल हुए और बोले, जल्दी से चाय पिला दो और तैयार हो जाओ। नेहा रुआसी हो गई। उसके 1 घंटे की मेहनत पर पानी फिर गया। वो रोनी सूरत बनाकर बोली, क्या मैं तैयार नहीं लग रही हूं? सॉरी, मेरा मतलब है कोई हैवी साड़ी पहन लो। उसने नेहा की अलमारी से लाल बॉर्डर वाली पीली कांजीवरम निकाल कर दी और कहा, इसे पहनो, साथ में कोई सेट भी पहन लेना। बाप रे, इतनी भारी साड़ी! जाना कहाँ है? किसी रिलेटिव के यहाँ? हाँ, रिलेटिव भी कह सकती हो। मैं जहाँ पेइंग गेस्ट था ना, वहां। नेहा तैयार हो गई। उसने साड़ी की मैचिंग का माणिक का लॉकेट डाला और कान में कर्णफूल भी डाले। वो रास्ते भर सोचती रही, क्या इतना सज धज के जाना ठीक लगेगा? कहीं वो ये ना सोचे कि अपनी अमीरी दिखाने आए हैं। जो अपने दड़बे में किसी के रहने के लिए एक कमरा खाली करते हैं, उनकी कोई आर्थिक मजबूरी तो होगी। पर गाड़ी एक भव्य घर के सामने जाकर रुकी। बड़ा सा लॉन, फूलों से सजा बगीचा और बीच में खड़ी थी एक कोठी। उसने सोचा, जरूर ये लोग आउट हाउस में रहते होंगे। सुनील ने घंटी बजाई। एक लड़के ने दरवाजा खोला। छोटू, आंटी घर पर है? अंदर से आवाज आई, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। नेहा ने देखा, सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे ड्राइंग रूम में एक महिला बैठी स्वेटर बुन रही थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसका माथा चूमकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया और बोली, सुनील, बड़ी सुंदर बहू लाए हो भाई। उसे लगा उसका सजना संवरना सार्थक हो गया। तभी एक लहीम शहीम महिला कमरे में दाखिल हुई। सुनील ने कहा, नमस्ते बुआ जी। नेहा ने भी नमस्ते किया। उन्होंने 50 का नोट देना चाहा तो नेहा ने सुनील की तरफ देखा। आंटी ने कहा, ले लो बेटी, बड़ों का आशीर्वाद लौटाया नहीं करते। बुआ जी ने बलैया लेते हुए कहा, हमको बताएं कि सुनील बाबू नई बहुरिया के साथ आ रहे हैं। हम कहा हमहू देख ले। सुनील ने शरारत भरी आवाज में पूछा, कैसी लगी? बहुत सुंदर। वो आंटी से बोली, सुनील बाबू भोजन तो करिए ना, कुछ स्पेशल बनी का? हाँ जरूर, पर पहले चाय तो पिलाइए। वो भीतर गई तो सुनील ने कहा, बुआ जी का काम बड़ा जोरदार है। शी इज अ हार्ड टास्क मास्टर। किचन ऐसी मुस्तैदी से संभालती हैं कि कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, और इनकी बहुएं इन्हें किचन में घुसने नहीं देती थी। सोचो, आंटी ने कहा, ऐसा करो, तुम इसे अपना कमरा दिखा दो, मैं किचन देख लूंगी। नेहा ने कहा, मैं कुछ मदद करवाऊं क्या? अगली बार लूंगी तुम्हारी मदद, पर तब कांजीवरम मत पहनना। मैं तो सूट ही पहनती हूँ, पर सुनील ने जिद की, इसलिए साड़ी पहननी पड़ी। हाँ, नई बहू तो ऐसे ही अच्छी लगती है। सुनील, तुमने मेरा इतना मान रखा, थैंक यू। नेहा को लगा उनकी आवाज कांप गई। वो ऊपर गई तो चकित रह गई। ये घर है कि महल? 4 बड़े बड़े बेडरूम, अटैच टॉयलेट और ड्रेसिंग रूम, चारों बेडरूम को जोड़ती हुई बड़ी सी विशालकाय बालकनी गमलों से सजी हुई थी। सब कुछ साफ सुथरा और सुरुचिपूर्ण था। ये तो 3 स्टार होटल है, और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। ये इतना शानदार क्यों है पता है? ये आंटी के बच्चों के कमरे हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे यूएसए में हैं और बेटी कनाडा में। क्या इनके बेटे इन्हें सपोर्ट नहीं करते? अरे, आंटी चाहे तो अपने बच्चों को ही सपोर्ट कर दे। अंकल इतना छोड़ गए हैं। फिर ये पेइंग गेस्ट क्यों? ये तो अकेलापन दूर करने का तरीका है, वो बोली। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आंटी ने इस उम्र में इतना बवाल पाला है, वरना मेरी माँ तो दिन में 3 बार कहती है,
लगता है इस चूल्हे चौके से मरने के बाद ही फुर्सत मिलेगी। दोनों स्थितियों में बड़ा फर्क है। तुम्हारी माँ पर यह काम लादा गया है, पर आंटी इसे स्वेच्छा से करती है, बल्कि करती नहीं, करवाती है। तुम्हारे भैया भाभी को भी अब समझना चाहिए कि तुम्हारी माँ की उम्र अब कष्ट उठाने की नहीं है, बल्कि सुपरविजन करने की है। वही तो, पहले तो मैं थी, पर अब तो वो अकेले ही खटती होंगी। माँ की याद आते ही नेहा का गला भर आया। वो नीचे आई तो देखा आंटी मोगरे की कलियां चुन रही थी। सोचा तुम्हारे लिए गजरा बना दूं। शुक्र है तुम्हारी चोटी गजरे के लायक तो है, वरना लड़कियां आजकल तो शादी के अगले दिन ही बाल कटा लेती है। नेहा को सुनील की बातों से लगा था कि वो लोग पुराने विचारों के होंगे, इसीलिए उसने चोटी बना ली थी। वो लॉन में बैठे थे। नेहा ने कहा, आंटी, जितना सुंदर आपका घर है उससे कहीं ज्यादा सुंदर आपका बगीचा है। आंटी ने कहा, ये बगीचा तो मेरी जान है, तभी तो जब घर बेचने की बात उठती है तो कलेजा मुंह को आता है। इतना सुंदर घर आप क्यों बेचेंगी? हाँ, जब तब बात उठती है। बच्चों के जाने से घर वीरान हो गया था, और साहब के जाने के बाद तो इतने बड़े घर में अकेले रहना नामुमकिन सा था। बेटों के पास गई तो वहां भी मन नहीं लगा। इतनी फास्ट लाइफ हम नहीं जी सकते। पहले तो हम दोनों साथ जाते थे तो एक दूसरे का साथ होता था, पर वहां भी अब मैं अकेली रह गई थी। कोई हमारे लिए कितना समय निकालेगा? कैसे निकालेगा? अकेलापन भुगतना है तो अपने ही घर में भुगतो। कम से कम यहाँ मेरी जड़ें तो हैं। उन्हीं दिनों बुआ जी मुझसे मिलने आई और बोली, सास रहते अपना ठिकाना मत बेचना, वरना मेरी तरह चक्कर घिन्नी हो जाओगी। क्या ये आपकी ननद है? हाँ, साहब की चचेरी बहन है। इनके पति नहीं रहे तो चारों बेटों ने इनके खेत और घर बेचकर पैसा आपस में बांट लिया, और तय हुआ कि ये बारी बारी से सबके घर में रहेंगी। कोई अपनी बारी से एक दिन भी ज्यादा इन्हें नहीं रखता था। 2 ही साल में बेचारी हाफ गई और बोली, अब ये परिक्रमा मुझसे नहीं होगी, अब मैं किसी एक के पास रहूंगी। सब लोग वहां अपना पैसा भेज देना। पर कोई इन्हें हमेशा के लिए रखने को तैयार नहीं था। उनका हाल सुनकर लगा, जब देशी बहू बेटों का ये हाल है तो विदेशी बहू बेटों से क्या ही उम्मीद करे। वहां तो बूढ़ों को घर में रखने का रिवाज ही नहीं है। इसीलिए आपने गेस्ट हाउस शुरू किया। हाँ, यही समझ लो, अकेलापन काटने का कुछ तो साधन चाहिए ना। आप सोशल वर्क नहीं करती? सुनील ने आंखें तरेर कर नेहा को देखा। सोशल वर्क मतलब झुग्गियों में जाकर बच्चों को पढ़ाना? ना बाबा, मैं घरेलू औरत हूँ। घर बच्चे यही मेरी जिंदगी रहे हैं। ना मुझे सत्संग में कोई रुचि रही है और ना मैंने कभी कोई क्लब ज्वाइन किया। अब इस उम्र में नई आदतें डालना बड़ा मुश्किल है। आंटी, मैं तो कहता हूँ आप जो कर रही हैं वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ये किसी सोशल वर्क से कम थोड़ी ही है। अरे, तुम लोग जो कर रहे हो मेरे लिए, उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है, वरना बच्चों के पास फालतू पड़े पड़े अपनी ऊर्जा बर्बाद करती रहती। मैं तो अपनी बिटिया को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे दिशा दी। उसका देवर यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया था। उसने लिखा, घर के होते हुए बाहर रहे, अच्छा नहीं लगेगा, उसे निमंत्रित कर लो। बेमन से ही सही, मैंने उसे ऊपर का कमरा दे दिया। साहब के जाने के बाद मैंने रसोई में झांकना भी बंद कर दिया था। पर बेमन से ही जब मैंने रसोई में जाना शुरू किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे उसमें रस आने लगा। मैं तरह तरह के नाश्ते बनाने लगी। रात का डिनर शाही होने लगा। 1-2 बार उसके मित्रों को भी दावत दे डाली। फिर उनमें से एक ने यहाँ रहने की इच्छा जाहिर की और सिलसिला चल पड़ा। मैंने बुआ जी को भी बुला लिया। ये सब मेरे अकेले के बस का नहीं था। अच्छा, तो उनके बेटों ने बड़ी खुशी खुशी भेज दिया होगा? बिल्कुल, उन्हें तो लगा बला टली। पर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। उन सब से कहा कि आप सब अपनी माँ के लिए यहाँ पैसा भेजोगे। मैंने उनका अकाउंट खुलवा दिया है ताकि वक्त जरूरत पे पैसा काम आए। अब ननद भौजाई मजे में है। अच्छा आंटी, भैया लोग आएंगे तो परेशानी नहीं होगी? नेहा ने पूछा। अरे, वो लोग आते ही कितने दिन के लिए? चंद दिनों की रौनक के लिए मैं घर को स्थायी सन्नाटा नहीं दे सकती। बातों में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला।
आंटी के ड्रीम हाउस के पंछी एक एक करके लौटने लगे। सबको पहले से ही पता था, कोई फूलों का बुके तो कोई आइसक्रीम का फैमिली पैक लेकर आया। खाना शाही था। इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल नेहा ने पहली बार देखी थी। आंटी ने बताया, उनके घर में आए दिन पार्टियां होती रहती थी। ये मेज भी छोटी पड़ जाती थी। सब कुछ बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा था। सुनील और नेहा की थाली के आगे सुंदर रंगोली बनी थी। बुआ जी की कचौरी और खीर गजब की थी। शादी के बाद नेहा कई जगह जा चुकी थी, पर ऐसा सहज आह्लादपूर्ण वातावरण उसे कहीं नहीं मिला था। ये घर ऐसा था जहां बार बार आने की इच्छा हो रही थी। चलते समय आंटी ने उसे चंदेरी साड़ी, बिछुए और चूड़ियां दी। उसने प्रणाम किया तो आंटी ने आंख में भरकर कहा, आती रहना। आना तो है आंटी जी, आपसे बहुत कुछ सीखना जो है। रास्ते भर उसके दिमाग में खुशनुमा माहौल छाया रहा। सीखने से उसका मतलब खाना बनाने से नहीं था, बल्कि आंटी से जीवन जीने की कला सीखने से था। कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी एकाकी जीवन संध्या को आलोकित कर लिया था। उनके अपने छूट गए तो अपनी ममता का संचित कोष लुटाकर उन्होंने फिर से एक परिवार बसा लिया था। तो एक स्वस्थ और अच्छी सोच वाला कर्मठ इंसान अंतिम श्वास तक कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी पाल कर रखता है जो उसे सुबह बिस्तर से उठने को मजबूर कर देती है, उसे स्वस्थ रखती है, फिट रखती है। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।